केंद्र सरकार की मिन्नतों के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की जो अनुमति है वो फिलहाल दे दी है। हालांकि जस्टिस बी.आर. गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने कुछ इस पर सख्त टिप्पणियां भी की हैं। मसलन जनहित में हम मिश्रा को कुछ समय देने के लिए डायरेक्टर के रूप में बने रहने की अनुमति दे रहे हैं। 15-16 सितंबर की मध्य रात्रि को मिश्रा ईडी के डायरेक्टर नहीं रहेंगे और भविष्य में वे किसी भी परिस्थिति में उनके विस्तार के लिए कोई और आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या हम यह छवि पेश नहीं कर रहे हैं कि क्या और कोई नहीं है जो इस पूरे विभाग को संभाल सके? क्या पूरे विभाग में ऐसा कोई योग्य नहीं है या फिर पूरा विभाग ही अयोग्य लोगों से भरा पड़ा है? इसमें संदेश कुछ ऐसा जाता है कि ईडी के बाकी अफसर नकारा हैं। इससे बाकी अफसर हताश भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि मैं सीजीआई हूं और मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, क्या मेरी गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट या देश की न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी? इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर कानूनी है। इसके बावजूद सरकार ने देश हित का हवाला देकर 15 अक्टूबर तक कार्यकाल बढ़ाने जाने की मांग की थी। नजर टुडे की रिसर्च के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है संजय मिश्रा जिन्हें ईडी डायरेक्टर बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट अड़ गई सरकार। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नजर टुडे। लगातार टीवी मीडिया में आप एक नाम बड़ा सुन रहे होंगे, संजय मिश्रा, और इससे भी जुड़ा एक विभाग ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, जो कि आजकल कई ऐसे दिग्गज नाम और नेता हैं जिनके गले की हड्डी बना हुआ है। तो शुरू करते हैं कि आखिर कौन है संजय मिश्रा और सरकार क्यों अड़ी है इनके कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर। FATF क्या है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। जिनको वजह बनाकर सरकार ने संजय मिश्रा का एक्सटेंशन मांगा। केंद्र सरकार 26 जुलाई को ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। केंद्र ने अपनी अर्जी में कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की समीक्षा को देखते हुए संजय को 15 अक्टूबर तक पद पर रहने दिया जाए। जस्टिस गवई ने वजह पूछी तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ईडी द्वारा अपने निर्देशों व सुझाव की पालना की FATF समीक्षा कर रही है। मिश्रा 2020 से इस प्रक्रिया में शामिल है। जांच प्रणाली की समीक्षा 5 राउंड में होती है। भारत 4 राउंड पूरे कर चुका है। 5वें राउंड में FATF का प्रतिनिधि मंडल 3 हफ्ते के लिए भारत आने वाला है। मिश्रा के समय भारत ने सभी राउंड क्लियर किए हैं। नए अधिकारी के लिए यह प्रक्रिया और जानकारी समझ पाना फिलहाल आसान नहीं होगा, इसलिए उनका पद पर बने रहना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे G7 देशों की पहल पर 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था। 2006 में भारत ऑब्जर्वर के रूप में FATF में शामिल हुआ। इसके बाद यह पूर्ण सदस्य की दिशा में काम कर रहा था। 25 जून 2010 को भारत को FATF के 34वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को साफ सुथरा बनाए रखना इस एजेंसी का मकसद था। यह अपने सदस्य देशों को टेंडर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकता है। FATF में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2 तरह की कार्यवाही करता है। पहले के तहत वह देशों को ग्रे लिस्ट में डालता है, साथ ही कोई कार्यवाही नहीं कर पाने पर उस देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ग्रे लिस्ट वाले देशों को किसी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी बॉडी यानी कि IMF, ABD, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने से पहले बेहद सख्त शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ज्यादातर संस्थाएं कर्ज देने में आनाकानी करती है, ट्रेड में भी दिक्कत होती है। ब्लैक लिस्ट वाले देशों को IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक या कोई भी फाइनेंशियल बॉडी आर्थिक मदद नहीं देती है। मल्टीनेशनल कंपनियां कारोबार समेट लेती है। रेटिंग एजेंसीज नेगेटिव लिस्ट में डाल देती है। संजय मिश्रा माइक्रोबायोलॉजिस्ट से सरकार के फेवरेट अधिकारी तक
जी हाँ, ये सफर का एक टाइटल हो सकता है, एक शीर्षक हो सकता है, परंतु इसकी व्याख्या हम बताएंगे आपको कि आखिर संजय मिश्रा कैसे ईडी के इतने लोकप्रिय और सरकार के इतने अतिप्रिय अधिकारी बन गए। संजय कुमार मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक मध्यम परिवार में हुआ था। लखनऊ यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद वह एक सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI में शामिल हो गए। उन्होंने इम्यूनोलॉजी पर कई पेपर लिखे। साइंस बैकग्राउंड होने के बावजूद परिवार के कहने पर मिश्रा सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए। पहले ही प्रयास में सफलता भी मिल गई। साल 1984 में IRS ज्वाइन किया। पहली पोस्टिंग यूपी के गोरखपुर में आयकर विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में हुई। सिर्फ 4 साल के अंदर ही ईडी पहुंच गए। पहली नियुक्ति असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हुई थी और चार्ज आगरा और जयपुर में मिला। उन दिनों ईडी तब निरस्त हो चुके विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी कि FERA के तहत सिर्फ विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामलों की जांच करती थी। जानकार बताते हैं कि इसी कार्यकाल के दौरान मिश्रा को एजेंसी के तौर तरीके सीखने में मदद मिली। मिश्रा के शुरुआती सालों के सहकर्मियों में से एक बताते हैं कि वह सूक्ष्मदर्शी थे और डिटेलिंग पर ध्यान देते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें सीखने की ललक काफी अधिक थी। उनमें नियमों की अवहेलना किए बिना सहानुभूति रखने की क्षमता भी वाकई में असीमित थी। इसी दौरान मिश्रा ने 20 लाख रुपए के हवाला लेन देन की जानकारी मिलने पर जयपुर में छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान यह पता चला कि संदिग्ध पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक व्यापारी था और उसे धार्मिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़ना पड़ा था। हवाला लेन देन का पैसा ही उनकी सारी संपत्ति थी। सहकर्मी ने बताया कि मिश्रा को व्यापारी पर बहुत दया आ गई। चूंकि छापा मारा गया था इसलिए उन्होंने मामला दर्ज किया, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ समायोजन किए गए कि संदिग्ध के साथ बहुत कठोर न्याय न किया जाए। 1994 में संजय मिश्रा वापस अपने कैडर आयकर विभाग में आ गए और 9 साल के कार्यकाल के लिए उन्हें अहमदाबाद में तैनात किया गया। इसके बाद वह महाराष्ट्र के कोल्हापुर चले गए और साल 2006 में दिल्ली वापस आ गए, जहां उन्होंने इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्रोसेसिंग का काम संभाला। पॉलिसी मेकिंग में उनकी एंट्री तब हुई जब उन्हें वित्त मंत्रालय में प्रणब मुखर्जी और बाद में वित्त मंत्री P चिदंबरम के अधीन संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उनके कुछ सहयोगी उन्हें फ्रांस से लाए गए HSBC दस्तावेजों से खुफिया जानकारी जुटाने का श्रेय भी देते हैं। इन्हीं दस्तावेजों से भारत के बिजनेस घरानों के विदेशों में अकाउंट का खुलासा हुआ था। जब 2014 में बीजेपी सरकार में आई तो गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के 1 साल बाद संजय मिश्रा उन 50 वरिष्ठ नौकरशाहों में थे जिन्हें मोदी सरकार के शुरुआती महीनों में प्रमुख मंत्रालयों में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद संजय मिश्रा आयकर विभाग में फिर से वापस आ गए। इस दौरान उन्होंने 2 ऐसे मामले उठाए जिन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। पहला मामला मीडिया हाउस NDTV के खिलाफ था और दूसरा यंग इंडिया के खिलाफ। यंग इंडिया गांधी परिवार द्वारा संचालित संगठन है जो नेशनल हेराल्ड अखबार का मालिक है। तब दोनों मामले टैक्स असेसमेंट यानी कर निर्धारण के थे, लेकिन संजय मिश्रा ने उन्हें मुकदमा चलाने योग्य अपराध में बदल दिया। इसके बाद बीजेपी सरकार ने नवंबर 2018 में संजय मिश्रा को ईडी का प्रमुख बना दिया। आखिर ये भी समझ लेते हैं कि संजय मिश्रा विपक्ष के नेताओं के गले की फांस क्यों बने हैं। ईडी प्रमुख बनते ही मिश्रा लगातार कार्रवाई को अंजाम देने लगे। एजेंसी की कार्रवाई ने सरकार के लिए समर्थन बढ़ाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के वादे को पूरा किया, लेकिन केंद्र सरकार पर एजेंसी के जरिए शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगा। मिश्रा की देखरेख में ईडी ने एक्सपर्ट्स, ट्रेड प्रोफेशनल्स को शामिल किया और यहां तक कि कई हाई प्रोफाइल मामलों में भी संजय मिश्रा ने संभाला है। यानी पहले जो हाई प्रोफाइल मामले सिर्फ CBI संभालती थी, अब उनकी जगह ईडी ने ले ली। इसी वजह से कहा जाने लगा कि ईडी में संजय मिश्रा के आने के बाद यह CBI से भी अधिक ताकतवर हो गई। मिश्रा ने अपने
अब तक के 5 साल के कार्यकाल के दौरान कई पूर्व मंत्रियों और शक्तिशाली राजनेताओं पर शिकंजा कसा है। इस दौरान ईडी ने 4000 मामले दर्ज किए और 3000 जगहों पर सर्च किया है। संजय कुमार मिश्रा के डायरेक्टर बनने के बाद से इन बड़े नेताओं पर ईडी की कार्रवाई की गई है। अब यह भी बता देते कि आखिर क्या मामले हैं और किस किस पर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्यवाही की है। इसमें सबसे पहला नाम आता है नेशनल हेराल्ड मामला, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई केस चल रहा है। दूसरा है जमीन खरीद घोटाला, जिसमें सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम शामिल है। और दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला, जिसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब भी जेल में है। जमीन की हेरफेर में संजय राउत का नाम है। आईएनएक्स मीडिया में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का नाम है। अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम है। आय से अधिक संपत्ति में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का नाम है। एमएससी बैंक में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में मौजूदा गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमिलनाडु की एमके स्टेलिन सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी का नाम है। विपक्षी दल ईडी प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ क्यों है? सीबीआई ईडी के निर्देशकों के लिए 2 साल के अनिवार्य कार्यकाल की व्यवस्था इस वजह से की गई थी ताकि इस पद पर अधिकारी स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना डरे अपना कानूनी कर्तव्य निभा पाए। वहीं सीबीआई के निदेशक के 2 साल के फिक्स्ड यानी अनिवार्य कार्यकाल की व्यवस्था विनीत नारायण बनाम भारत सरकार के फैसले के बाद की गई थी, जिसे जैन हवाला केस के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक मंशा यह भी थी कि 2 साल के कार्यकाल में इस पद पर अधिकारी को निरंतरता मिलेगी और सरकारें अपनी सुविधा अनुसार उन्हें पद से हटा नहीं पाएंगी। सत्तारूढ़ दल के आलोचकों का आरोप है कि 2014 में जब से मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई, ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और असहमति की आवाजों को दबाने के लिए किया गया है। कांग्रेस नेता एवं कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि मोदी सरकार सत्ता हथियाने और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के लिए ईडी सीबीआई के गुर्गों के रूप में इस्तेमाल करती है। विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई की छापेमारी अब आम सी बात हो गई है। अब इन्हें 5 साल के कार्यकाल के साथ सशक्त और पुरस्कृत किया जा रहा है ताकि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का इस्तेमाल असहमति की आवाज को दबाने के लिए किया जा सके। सुरजेवाला उन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने मिश्रा को बार बार सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुरजेवाला के अलावा वकील मनोहर लाल शर्मा, कांग्रेस नेता जया ठाकुर, तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले ने अलग अलग याचिकाओं में मिश्रा को सेवा विस्तार देने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के एक्सटेंशन को अवैध क्यों बताया था, चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 19 नवंबर 2018 को केंद्र सरकार ने संजय को 2 साल के लिए ईडी का डायरेक्टर बनाया। 2020 में जब मिश्रा का कार्यकाल खत्म होना था तभी सरकार ने उन्हें 1 साल के लिए सेवा का विस्तार दे दिया। 27 नवंबर 2020 को एनजीओ कॉमन कोज ने संजय मिश्रा के 1 साल के सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। 8 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन यह निर्देश दिया कि इसके आगे कोई भी सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। 14 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार 2 नए अध्यादेश लाई, जिसके जरिए ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये अध्यादेश थे केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी संशोधन और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी कि डीएसपीई संशोधन अध्यादेश। इसके बाद केंद्र सरकार ने 17 नवंबर 2021 को संजय मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। इस तीसरे एक्सटेंशन के बाद संजय मिश्रा 18 नवंबर 2023 तक के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के डायरेक्टर रहेंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा और कई अन्य ने इस एक्सटेंशन के खिलाफ याचिका दायर की। 11 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को तीसरी बार
कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के फैसले को अवैध बताया था, उस समय इस पर काफी विवाद भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कानून बनाकर कार्यकाल विस्तार कर सकती है, लेकिन अध्यादेश से ऐसा करना वैध नहीं है। साथ ही कहा कि कार्यकाल विस्तार देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक अपना पद छोड़ना होगा। आखिर क्या कारण है सरकार एक अधिकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा है वो बार बार खटाने के लिए आतुर है? और आखिर क्या कारण है कि ईडी में क्या वाकई में कोई और ऐसे अधिकारी या ऐसे व्यक्ति नहीं है जो ईडी की कार्यवाही चाहे कोई सी भी हो, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो, हवाला हो या कुछ भी हो, क्या ऐसे जुझारू अधिकारी और नहीं है जो इन कार्यवाही को आगे बढ़ा सके? आखिर सरकार क्यों एक ही व्यक्ति को बार बार प्रमोट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे रही है? अब ये तो जो कच्चा चिट्ठा था वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसी तरह की तमाम सूचनाओं, तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।